Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, Professor Naeem Ahmed, and I'm your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 22, which is about physical chemistry, chapter number 7, thermochemistry. Dear students, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. जी, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, और ये है थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस और द स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, या आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस. अब यहाँ ऐसा क्या होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान कि जहाँ हीट चेंजेस आती हैं. डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा कि हर मैटर अपनी एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर रहा होता है. अब अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो इट मींस दैट कि उसके अंदर दो काम हो रहे होते हैं. या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. डियर स्टूडेंट, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, और ये स्टेप जो होगा वो होगा क्या? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी. नंबर 2, या फिर क्या हो रही होगी? बॉन्ड ब्रेकेज. और अगर बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो डियर स्टूडेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और उसको हम जाहिर करेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव. मतलब ये एंडोथर्मिक स्टेप है. डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें कि हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो दो काम हुए, एक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बॉन्ड ब्रेकेज. बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हुई, यानी स्टेप क्या है? एक्सोथर्मिक. और बॉन्ड जो आपके पास क्या है? ब्रेकेज है. इसके दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, मींस स्टेप क्या है? एंडोथर्मिक. अब अगर कलेक्टिवली हम देखें तो रिएक्शन या तो क्या होते हैं? एंडोथर्मिक, या रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक. अब अगर उसका जायजा लें हम तो हमारे पास एक छोटा सा टूल आपके सामने, छोटा सा ट्रिक मैंने बताया है कि हीट एब्जॉर्ब अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू द हीट रिलीज ड्यूरिंग ऑल ओवर द प्रोसेस, तो फिर जो है क्या होगा? हीट का एब्जॉर्ब ज्यादा होने की वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक. जी डियर स्टूडेंट, अगर इसके अगेंस्ट जाएं तो हीट एनर्जी का रिलीज अगर क्या हो? ज्यादा हो, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो, तो उस सूरत में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में होगी. अब जरा इनको डिटेल्ड मतलब जो है कि स्टडी करने के लिए हम कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखें जरा, डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव. मीन दैट कि हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इज, ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे डियर स्टूडेंट कि ये आउट ऑफ द सिस्टम जा रही है. और डेल्टा एच जो है वो क्या होगी? लेस देन जीरो. जी, ये अक्सर एमसीक्यू की सूरत में पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं. डेल्टा एच इज लेस देन दैट ऑफ जीरो, इसका मतलब है कि नेगेटिव है तो जीरो से कम है. नेक्स्ट स्टेप देखें जरा कि यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, यानी हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. अगर डियर स्टूडेंट इसी बात को मैं सामने लेके चलूं ग्राफ की सूरत में, तो रिएक्टेंट देख रहे हैं, हीट कंटेंट रिएक्टेंट का ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है, तो इन दोनों का जो हीट कंटेंट डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस इन हीट. ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी. डेल्टा एच एंथैल्पी चेंजेस. और इससे ऊपर जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी. इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स के स्कोप से बाहर है, जबकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए रिएक्शन काइनेटिक्स का हिस्सा है. हम यहाँ रिएक्शन मतलब क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोकेमिस्ट्री. तो डियर स्टूडेंट हम इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे. जी, अगर उससे आगे चलें तो हमारे पास ऐसा होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं, जो बन रहे हैं, वो ज्यादा हैं किससे? जो कि ब्रेक हो रहे हैं उनसे. इस वजह से कलेक्टिव क्या हो रहा है? हमारे पास एनर्जी रिलीज ज्यादा है और एनर्जी का एब्जॉर्ब कम है. डियर स्टूडेंट, एक और बात आप कह सकते हैं कि जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू दी ब्रोकन बॉन्ड्स. जी, उससे आगे देखें जरा, यहाँ क्या है? हमारे पास एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब है डेल्टा एच इज पॉजिटिव बिकॉज हीट एनर्जी इज बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम, इज बीइंग एडेड इनटू द सिस्टम. उसके बाद देखें जरा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो. जब भी कोई चीज जीरो में वैल्यू रखती है, जीरो से ज्यादा वैल्यू होती है तो तब पॉजिटिव होती है. स्टूडेंट यहाँ देखें, हमने यही कहा कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? प्लस है. उसके बाद यहां देख सकते हैं आप कि एच पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एच आर. यहाँ पे ग्राफ आपके सामने मौजूद है कि प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा है और रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट क्या है? कम है. डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान जो गैप है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच. मीन दैट इट इज द हीट एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिएक्शन. और ये देखें, ये अगेन ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी.
यहां अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो ज्यादा हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड जो बन रहे हैं वो कम है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें जब टूटने वाले बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं और जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो लेस स्टेबल है। मतलब आपके पास अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल है। डियर स्टूडेंट, इसको आगे लेके चलने के लिए, मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें हमारे पास अब एक एमसीक्यू मैंने कोट किया है कि सब्सटेंस एग्जिस्ट ड्यू टू इट्स डैश, किसकी वजह से, मास की वजह से, शेप की वजह से, वॉल्यूम की वजह से या एनर्जी की वजह से। डियर स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे कि मैटर जो है, अगर हम सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं तो सब्सटेंस अपनी एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए शर्त एनर्जी है। यहां देखें जरा दूसरा एमसीक्यू क्या है कि 2 मोल ऑफ H2 when reacts with 1 mole of oxygen they will provided या produces the 2 mole of water, delta H is dash किलोजूल पर मोल। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात सुन लें जरा कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है सूटेबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स के साथ मिलके, तो इसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। उसके अलावा देखें जरा, अब इसकी वैल्यू का मसला है कि ये वैल्यू क्या है, 293 किलोजूल पर मोल नहीं जी, 285.58 किलोजूल पर मोल जी। डियर स्टूडेंट, वाटर के लिए आपके पास जो है जो एंथैल्पी चेंजेस हैं वो हैं -285.58 किलोजूल पर मोल। तो ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दूसरी चीज यहां देखें 180.51 किलोजूल पर मोल। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए जो एनर्जी आपके पास रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी, दिस विल बी प्लस 180.51 किलोजूल पर मोल। और ये आपके पास लिखा हुआ है ये 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए जो हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है उसके दौरान, तो ये वो है। अब अगर इनमें से ऑप्शन देखा जाए तो हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी डियर स्टूडेंट, उससे आगे देखें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। यहां देखें जरा, हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, ठीक है, टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, अपनी ही एनर्जी से हो, अपनी ही एनर्जी से हो, अपनी मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करे, बाहर से इसे एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत ना हो। और दूसरी बात कि ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाता है, मीन अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जहां ये अनस्टेबल है उस कंडीशन से स्टेबिलिटी की तरफ अगर मूव करेगा तो देन दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस इसके अगेंस्ट है कि डू नॉट टेक प्लेस या डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। और दूसरी चीज कि ये मूव करता है इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन की तरफ। यहां देखें जरा, मैंने आपकी एग्जांपल्स को एक एमसीक्यू के अंदर जो है कि समराइज कर दिया है। यहां देखें विच वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनमें से कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सबसे पहले देखें बर्निंग ऑफ कैंडल। डियर स्टूडेंट, एक और बात जरा गौर से सुने, कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग पे तो एनर्जी का स्पार्क चाहिए होता है, उन्हें स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी चाहिए होती है टू स्टार्ट देम, बट वंस दे आर स्टार्टेड दे बिकम स्पॉन्टेनियस, दे मूव ऑन इट्स ऑन। अब अगर बर्निंग ऑफ कैंडल देखें, बर्निंग ऑफ फायर एंड फॉरेस्ट देखें, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखें, बर्निंग ऑफ कोल देखें, तो इस तरह के प्रोसेस हैं जिन्हें शुरू के अंदर इनिशियल स्पार्क की जरूरत होती है, लेकिन जब एक दफा स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद खुद ब खुद चलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, बाद में वो स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं, शुरू में उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी चीज यहां देखें तो ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जिंक और कॉपर सल्फेट, यहां देखें जिंक क्या करता है, कॉपर को इसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और खुद इसकी जगह पे लग जाता है, और इसका ब्लू कलर जो है जो कॉपर सल्फेट का था वो खत्म हो जाता है, और आपके पास जो है जिंक सल्फेट और कॉपर इस तरह से बनता है। दिस इज अगेन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां देखें NH4Cl, अगर यहां बात की जाए तो NH4Cl प्लस सॉलिड फॉर्म में जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये एक्वस अमोनियम आयन और एक्वस क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है वो होती है डियर स्टूडेंट 16.2 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। डियर स्टूडेंट, अब एक और बात सुन लें, यहां देखें ये भी एंडोथर्मिक था, ये भी एंडोथर्मिक है। अब आगे चलते हैं, अभी यहां देखें N2 प्लस O2 गोस टू 2 NO, इसके लिए डेल्टा H अगर देखा जाए तो प्लस 180.51 किलोजूल
पर मोल जो है एनर्जी है डियर स्टूडेंट। ये इसके लिए हीट एनर्जी यानी एंथैल्पी की वैल्यू है। जरा ध्यान से सुन लें। अब मैंने आपके सामने लिखा अल्फा बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस था, बीटा स्पॉन्टेनियस है, चार्ली भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये वो प्रोसेस है जो उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि लाइटनिंग ना हो। जी डियर स्टूडेंट, नाइट्रेट जो है, जो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सूरत में यहाँ बन रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद होते हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड उस वक्त बनता है जब लाइटनिंग और थंडरिंग, साथ लाइटनिंग जब हो उसका हाई टेम्परेचर, वो इसकी रीजन बनता है। और जरा ध्यान से सुन लें, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। डियर स्टूडेंट, एक और बात जरा मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ एक एग्जांपल में, कि कुछ लोग समझते हैं कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो आपके पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एवेपोरेशन ऑफ वाटर अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनना, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन बनने के लिए एंथैल्पी क्या है, प्लस में, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट स्पॉन्टेनियस वन। बर्निंग ऑफ कैंडल, शुरू में स्पार्क ऑफ एनर्जी चाहिए, क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनिटी का ताल्लुक किससे नहीं है, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज से नहीं है। इसका ताल्लुक किससे, मोस्टली आप कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन मोस्टली इट इज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हर वक्त सही नहीं है। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि फिर इसका ताल्लुक किससे हुआ, डियर स्टूडेंट, इसका ताल्लुक फ्री एनर्जी से। स्पॉन्टेनिटी ऑलवेज बी एक्सप्लेन विद द टर्म या विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। आप इतना याद रखें, जो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है आपकी बुक से बाहर है, लेकिन आप इतना याद रखें कि जो फ्री एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम के अंदर अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क डन होती है, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क डन। ठीक है, अब यहां देखें जरा, उससे आगे देखें जरा, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दिस इज सिस्टम। क्या है सिस्टम? सिस्टम एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी, अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अंडर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। हर वो चीज जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है, हमारा कंसर्न जो भी है, लेकिन वो कंसर्निंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। अब उसको क्या कह रहे हैं, सिस्टम। अब इसके अलावा एक है सराउंडिंग। सराउंडिंग ऑल द रिमेनिंग यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब बाउंड्री क्या है, द रियल और इमेजिनरी लाइन which separate the system from surrounding is called boundary। इसके अलावा स्टेट फंक्शन, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, जो क्या है, जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज डेफिनेट हो, लेकिन इनके दरमियान आने वाला चेंज जो है उसके पाथ के ऊपर ये डिपेंड ना करती हो। दिस इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। अच्छा, अब इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम सिस्टम की तरफ आते हैं। सिस्टम कितनी टाइप का हो सकता है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। डियर स्टूडेंट सुन लें जरा, ओपन सिस्टम क्या है, जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सके, वो क्या है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है डियर स्टूडेंट? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास मैटर ट्रांसफर ना हो सके लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो। आइसोकोरिक टेम्परेचर और आइसोकोरिक सिस्टम, डियर स्टूडेंट, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, आइसोकोरिक, कोरिक जो है डियर स्टूडेंट, हम अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये वॉल्यूम को कहते हैं। आइसोकोरिक मीन जहां वॉल्यूम सेम रहे, वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोकोरिक। जहां डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक सिस्टम, पहले आप आइसोबैरिक पढ़ लें जरा और आइसोथर्मल पढ़ लें। आइसोथर्मल क्या है, जहां टेम्परेचर चेंज 0 रहे। आइसोबैरिक क्या है, जहां प्रेशर चेंज क्या रहे, 0। अब यहां देखें, मैं तो दोबारा से बता देता हूं, आइसोथर्मल में वो सिस्टम है जहां पे टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसोबैरिक जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहे, डेल्टा पी 0 हो जाए। आइसोकोरिक जहां डेल्टा वी क्या हो, 0। एडियाबैटिक जहां आपके पास जो है डेल्टा क्यू क्या हो, 0। जी डियर स्टूडेंट, आपके पास हीट का चेंज क्या हो, 0, हीट चेंज ना हो रही हो। उसके बाद देखें जरा, ये आपके पास कुछ सिस्टम्स थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप एक्सप्लेन करने के लिए मजीद इसको देखें, एक एग्जांपल मैंने दी है, कंसिडर NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन इज इन द बीकर। एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, लेट्स से कि वो NH4Cl है। अब वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे किसको एक्सप्लेन करना चाहें, सिस्टम को, तो सिस्टम इज नॉट अ बीकर। बीकर सिस्टम नहीं है। बीकर जो है उसके अंदर मौजूद जो सॉल्यूशन है दैट विल बी अ सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर, सिर्फ सॉल्यूशन, सिर्फ लिक्विड जो किसी भी मतलब जो है कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारा कंसर्न है,
जो हमारी स्टडी की हमारी ऑब्जर्वेशन में है, स्टडी के अंदर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दिस विल बी अ सिस्टम। बीकर इज नॉट अ सिस्टम। डियर स्टूडेंट, अब स्टेट फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं स्टेट फंक्शन को। स्टेट फंक्शन क्या है? द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच हैव इट्स डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। दूसरी चीजें इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन के काबिल हैं वो क्या है कि मस्ट बी अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। हर वो चीज जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम हो वही क्या हो सकती है? स्टेट फंक्शन हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की स्टेट ना हो वो कभी भी आपके पास क्या नहीं हो सकती? स्टेट फंक्शन नहीं हो सकती। इसके अलावा इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, यानी कि यहां जरा ध्यान से सुन लें। जैसे लेट से कि टेम्परेचर जो है एक स्टेट फंक्शन है, उसकी दो वैल्यूज हैं, एक फाइनल है और एक इनिशियल है, T2 है और T1 है। डियर स्टूडेंट, ये जरा ध्यान से सुन लें। अब टेम्परेचर में आने वाला जो चेंज है वो उसमें डेफिनेटली दो वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस चेंज के लिए जो पाथ अडॉप्ट हुआ है उससे स्टेट फंक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी डेल्टा टी, ये अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि किस तरह से आ रही है, कौन से पाथ से आ रही है, स्टेट फंक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। उसके अलावा देखिए, मैं आपके सामने इसको क्लियर करने के लिए एक एमसीक्यू लिख दिया है कि विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? वॉल्यूम जी स्टेट फंक्शन है डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर ये भी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर ये भी स्टेट फंक्शन है, हीट इट इज नॉट द स्टेट फंक्शन। हीट चूंकि स्टेट ऑफ द सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी है। हीट जो है वो क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज मोड है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखें, इसके अलावा तो यहाँ वॉल्यूम भी क्या था? स्टेट फंक्शन था, टेम्परेचर भी था, प्रेशर भी था, सिर्फ हीट नहीं थी, इसलिए हमारा डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन यही रहेगा, स्टेटमेंट यही रहेगी, ऑप्शन बदल देता हूं कि विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जी बिल्कुल है, टेम्परेचर बिल्कुल है, वर्क डन, अगर यहां बात की जाए वर्क डन की तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, और इसके अलावा बोथ अल्फा एंड चार्ली। डियर स्टूडेंट, ये जरा ध्यान से सुन लें, बादों का आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के एमसीक्यू की मतलब ऑप्शंस बना दी जाती हैं। आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को क्लियर तरीके से सुनना है, समझना है और फिर जाके कोई भी आंसर करना है। यहां देखें, अब वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन चार्ली है। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हीट और वर्क डन ये आपके पास जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है आइए देखते हैं जरा। बोथ आर द वेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनमें अगर बात की जाए तो वर्क डन और हीट ये वो दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट जिनके जरिए से क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी का। जी ये वेज ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि ये स्टेट्स ऑफ द सिस्टम नहीं है। यहां देखें जरा, नॉट द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम सो नेवर बी द स्टेट फंक्शंस, तो ये स्टेट फंक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेट फंक्शन होने के लिए स्टेट ऑफ द सिस्टम होना जरूरी है। इससे आगे चलें, यहां डियर स्टूडेंट एक बात जरा गौर से सुन लें, इंटरनल एनर्जी के मुतालिक हम बात करेंगे। पहले तो ये सुन लें कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम बात कर रहे हो तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? डेल्टा ई, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा किसके बराबर होगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा एक और बात सुने जरा, अब जो इंटरनल एनर्जी है अगर इसके बारे में हम जिक्र करें तो ये क्या है जी? The sum of all the possible types of energies present in the system is called internal energy. Dear student, अगर इंटरनल एनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि वो तमाम पॉसिबल टाइप्स हैं एनर्जीज की जो किसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उन सब का सम क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। उससे आगे देखें जरा, अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल किस किस तरह की हो सकती है देखें जरा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर डियर स्टूडेंट आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो सिर्फ दो एटम्स पे क्या करता है? कंसिस्ट करता है। अब दोनों एटम्स इस तरह से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, इनके दरमियान जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल, एक ही लाइन के अंदर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल या ज्यादा मूव कर रहे हैं लाइन में, तो वो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होती है। इस तरह की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल, अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, देन
इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ देखें जरा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके बारे में जिक्र किया जाए तो ये किस वजह से होती है, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस। डियर स्टूडेंट, एक बात जरा क्लियर तरीके से सुन लें, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्सेस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शन भी होती है और उस रिपल्शन की वजह से भी जो फोर्स होती है दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, एक और बात सुन लें, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मतलब जो है कि आप कह सकते हैं बॉडी के अंदर होने के लिए दो शराइत हैं। नंबर एक, जब दो बॉडीज के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी हो तो देयर मस्ट बी अ फोर्स बिटवीन देम। दो बॉडीज के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए उनके दरमियान किसी फोर्स का होना लाजमी है, ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब तक उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर मतलब जो है कि लेट्स से कि मेरा ये एक मार्कर है, ये यहाँ मतलब मेरे हाथ से थोड़ा ऊपर मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है और साथ ही साथ क्या है, फोर्स भी है। अब यहां जरा ध्यान से सुन लें, यहां तो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर मैंने मार्कर रख दिया यहां पे, तो डियर स्टूडेंट मार्कर यहां रखने के बाद अब मेरे हाथ के दरमियान और इस मार्कर के दरमियान देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस नहीं है तो फिर हमारे पास क्या नहीं है, फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो दोनों शराइत का पूरा होना लाजमी है। देयर मस्ट बी अ फोर्स, नंबर वन। नंबर टू क्या है, देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अब अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन से मतलब जो है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो या तो उसके अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड्स की वजह से हो सकती है या उसके अंदर मौजूद इंटर मोलेकुलर फोर्सेस की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। आप जानते हैं अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जनरेट होते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और बात सुन लें, अब उन्हीं रिपल्शंस की वजह से भी जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इससे आगे देखें जरा। अब हमारे पास अगर इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे रिलेशन शो किया जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम किसके भला, हीट सप्लाई टू द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, ये क्या करता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लेके आता है। एक और बात जरा गौर से सुने, अगर डियर स्टूडेंट यहां से आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज द बेस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री की बुनियाद क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यू पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर कोई पूछ ले कि किसके ऊपर डिपेंड करती है तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। जी डियर स्टूडेंट, तो अगर यहां बात की जाए तो हमारे पास ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट अगर हम सिंपलेस्ट लिखें तो क्या है, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, यानी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, वो है जो कि कंजर्व रहती है। सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जी, उससे आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। एमसीक्यू अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जब वर्क डन के बारे में बात करते हैं तो ये होता है एफडी, फिजिकल, जो आप फिजिक्स के अंदर वर्क डन होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास वर्क डन होता है उसमें फोर्स जो है वो प्रेशर होती है और डिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए पी डेल्टा वी इज आर वर्क डन। अच्छा, एक और बात सुने जरा डियर स्टूडेंट, जब वर्क डन के बारे में हम जिक्र करेंगे तो ये नेगेटिव कब होगा, जब बाय द सिस्टम होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब ऑन द सिस्टम होगा। डियर स्टूडेंट जरा गौर से सुन लें, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन इज एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है इसका मतलब है एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और अगर एनर्जी यूज हो गई तो एनर्जी क्या रहेगी, कम, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो हुआ ना। अब अगर लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वो चीज सब्सट्रैक्ट तो होगी डेफिनेटली, सिस्टम ने चूंकि किया है, सिस्टम की कंजम्पशन हुई है, उस कंजम्पशन को, लॉस को सब्सट्रैक्शन से, नेगेटिव से जाहिर करेंगे। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, नाउ एनर्जी इज बीइंग एडेड इनटू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब क्या हो रहा है, एनर्जी अब क्या हो रही है, ऐड हो रही है किस सिस्टम में, और एडिशन को किससे जाहिर करते हैं, पॉजिटिव से। डियर स्टूडेंट, इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें, अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट जो है वो भी इसी तरह से कन्वेंशन के हिसाब से हम बात करते हैं
कि हीट जब एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगी तो पॉजिटिव होगी, और फिर से वही लॉजिक है क्योंकि हीट किसके अंदर, हीट एनर्जी किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम के अंदर, इसलिए डेफिनेटली क्या है, ऐड हो रही है तो पॉजिटिव है, और अगर रिलीज हो रही है तो लॉस हो रहा है तो नेगेटिव। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर जितना भी हीट कंटेंट है उस सब का टोटल यानी सम इज कॉल्ड, क्या है वो, एंथैल्पी है। डियर स्टूडेंट एंथैल्पी को आप किससे जाहिर करते हैं, एच से। इंटरनल एनर्जी की तरह जो एंथैल्पी है इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। एक और बात सुने जरा कि यहाँ कुछ एमसीक्यू जो है इस टॉपिक के अंदर काफी एलैबोरेटेड थे, काफी अक्सर पूछे भी जाते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने उनको पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया है कि डेल्टा एच जो है यानी एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज बी इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, कब भला, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब कभी किसी प्रोसेस के दौरान जो आपके पास प्रेशर है वो क्या रहे, कांस्टेंट, तो उस वक्त जितनी भी हीट सिस्टम को दी जाए तो वो उसके हीट कंटेंट में चेंज लेके आती है, इंटरनल जो उसकी एंथैल्पी है उसको चेंज करती है जी। जो हीट कंटेंट है यानी कि एंथैल्पी है वो दो चीजों के बराबर होती है, नंबर वन इंटरनल एनर्जी एंड नंबर टू प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो है वर्क डन जिसे हम कहते हैं, यानी H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। इसी वजह से डियर स्टूडेंट जो QP है वो QV से ज्यादा होती है, क्योंकि QP जो है इस डेल्टा H के बराबर है और QV जो थी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर थी। देखें इंटरनल एनर्जी में हम ये चीज ऐड कर रहे हैं तब जाके आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास एंथैल्पी बन रही है, तो QP इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ QV। ये बात याद रखिएगा, दोनों में रिलेशन अक्सर पूछा जाता है। एक और चीज ये याद रखिएगा कि व्हेनेवर डेल्टा H इज नियरली इक्वल्स टू द डेल्टा E, वो कौन सा केस है जहां पे डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होते हैं तकरीबन, तो ये याद रखिएगा कि लिक्विड सॉल्यूशंस या सॉलिड के केस में डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो एंथैल्पी चेंज है और इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्या रहते हैं, तकरीबन बराबर रहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट हमने अब बात करनी है मोलर एंथैल्पी चेंजेस की, और स्टैंडर्ड, अगर यहाँ पे हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस की जो कि हम बात करेंगे, यहाँ देखें हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा H नॉट से। अब डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंजेस, यूनिट्स क्या होते हैं इसके, किलो जूल पर मोल, और ये जो नॉट है ये जाहिर कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस को, जिसमें प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड करने के बाद 298 केल्विन बनेगा। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट जो केल्विन में वैल्यू होती है हम उसी को प्रीफर करते हैं, उसकी वजह क्योंकि केमिस्ट्री में हम केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कह रहे होते हैं, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर को उसी में मेजर करना है। आगे चलें, अब एंथैल्पी चेंजेस हमारे पास डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर्मेशन अगर हम कहें, इसके अलावा ऑटोमाइजेशन, फॉर आयोनाइजेशन कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, कंबशन कह सकते हैं, एंड सॉल्यूशन कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे मतलब जो है कि इस फिजिकल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में है। देखें जरा कि जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपके सामने स्केच की सूरत में जाहिर करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, वो बाद की बात है कि ये नेगेटिव है या प्लस है। दूसरी चीज क्या है, पर मोल, तो ये पर मोल जो है किसी भी प्रोसेस में, मोल क्या है, यहां देखें जरा, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, 1 मोल, ये आपके पास जो है क्वांटिटी है सब्सटेंस की, इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है। अच्छा, एक और बात सुने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये अगर आप कहें हीट एनर्जी या एंथैल्पी चेंजेस फॉर रिएक्शन, तो आपके पास अगर एक मोल प्रोडक्ट का बन रहा हो, किससे भला, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट के मिलने से, तो क्या होता है, एक मोल अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो ये आपके पास जो है इसके दरमियान आने वाली जितनी भी चेंजेस हैं, हीट एनर्जी चेंजेस, उनको आप क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डियर स्टूडेंट ये दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव, यानी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कभी पॉजिटिव हो सकती है कभी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, यहां देखें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, हमने क्या देखा, रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा कि जो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट थी रिएक्टेंट्स की वो मिली और प्रोडक्ट बना, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट, यहां जरा ध्यान से सुन लें, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो हो रही है बस, रिएक्टेंट्स उसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है बस।
यहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम अगर बात करेंगे तो 1 मोल प्रोडक्ट का बनना लाजमी है, जैसे Mg, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको कहेंगे कि 1 मोल बन रहा है किसका वाला, प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट यहां देखें जरा, इसी तरह से इसके भी दो चांसेस हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मतलब मे बी एब्जॉर्ब्ड और मे बी इवॉल्व। अच्छा यहां देखें जरा, अब ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की बात करें, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन भी कह सकते हैं जी। नेक्स्ट देखें जरा, हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। देखें अगर हाइड्रोजन का क्या है, अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें जरा, ये है हाइड्रोजन, 1 मोल एलिमेंट, मतलब हम यहाँ देखें एलिमेंट लें और उससे गैसियस एटम का 1 मोल बनाएं, क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किलोजूल पर मोल क्या होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे ऑटोमाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो किलोजूल पर मोल क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब प्लस क्या है, एब्जॉर्ब्ड, क्या बनाने के लिए, पर मोल, क्या बनाने के लिए, पर मोल एटम बनाने के लिए, गैसियस एटम्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है। आगे देखें जरा, यहां देखें अगर हाइड्रोजन का केस हम लें तो ये क्या है, प्लस 218 किलोजूल पर मोल। अच्छा यहां देखें उसके अलावा हमारे पास है आयोनाइजेशन। अगर 1 मोल आयन बना रहे हैं गैसियस फॉर्म में, हम किससे भला, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो उस वक्त जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि कौन कौन से ऑलवेज पॉजिटिव हैं और कौन कौन से ऑलवेज नेगेटिव होंगे, और कौन कौन से मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव हो सकते हैं। यहां देखें उसके अलावा अगर फर्ज कर लें, यहां मैंने जैसे कि एग्जांपल ली हुई है Na गैसियस, देखें 1 मोल गैसियस क्या है, एटम है सोडियम के, उससे 1 मोल गैसियस आयंस बना रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हो रही है, दिस इज प्लस 496 किलोजूल पर मोल एंड इट इज द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अच्छा उससे आगे देखें न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जब भी कभी 1 मोल जो है एसिड का और 1 मोल बेस का मिले तो क्या बनाएं, 1 मोल वाटर और 1 मोल क्या बनाएं, हमारे पास सॉल्ट। वो जरूरी नहीं कि सॉल्ट कितना भी बने, लेकिन यहां एक चीज जरूरी है कि इसकी वैल्यू जो है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा फिक्स रहती है, और वो कितनी रहती है, -57.4 किलोजूल। तकरीबन सब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से यही वैल्यू आती है। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है, इधर देखें जरा, असल में यहाँ 1 मोल प्रोटॉन का आता है एसिड से और 1 मोल बेस से क्या आता है, 1 मोल हाइड्रोक्सिलाइन, और 1 मोल वाटर बनता है गैसियस, किससे भला, आयन से। गैसियस ना भी हो, मतलब कोई भी हो, गैसियस आयन आयंस से 1 मोल वाटर का बनना, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, असल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी भला, वाटर की, फ्रॉम इट्स आयनिक स्पीशीज, और वो क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H कम्स फ्रॉम एन एसिड एंड OH कम्स फ्रॉम अ बेस, ठीक है। अच्छा इस वजह से चूंकि बनता वाटर का 1 मोल है, इस वजह से हमेशा एंथैल्पी चेंजेस क्या रहती हैं, तकरीबन सेम रहती हैं। अच्छा उससे आगे देखें जरा, हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा उसके बाद देखें जरा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये भी ऑलवेज नेगेटिव होगी। 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीटली बर्न्ड हो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो भी बने, बहरल बनने से हमारा कंसर्न है, हमारा कंसर्न है 1 मोल किसी भी कंपाउंड से या मतलब किसी भी सब्सटेंस से हम उसे जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, कंप्लीटली बर्निंग के दौरान जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसके अलावा देखें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट यहां आपके पास जो है ये देखें, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। NH4Cl की एग्जांपल मैंने दी, पहले भी आपको बताया कि जब आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी दैट इज प्लस 16.2 किलोजूल पर मोल। अच्छा डियर स्टूडेंट एक और बात सुन लें, अब मैंने ये सारे रिएक्शंस आपके सामने लिखे, मैं आपसे पूछ सकता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव इन वैल्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब आपके सामने मैं कहूं जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। अगर मैं कह रहा हूं ऑलवेज पॉजिटिव तो ऑटोमाइजेशन इज माय आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर मैं कहूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नेगेटिव, यहां देखें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव है जी। अब मैं कह रहा हूं एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन तो सिर्फ पॉजिटिव है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहता हूं
हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि फ्लो शीट डायग्राम की सूरत में आपके सामने मौजूद है। और मैंने बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पे मतलब जो है क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है। आप ये कह लें समुद्र को कूजे में बंद कर दिया, छोटी सी मतलब डायग्राम बना के, छोटा सा फ्लो शीट डायग्राम बना के सारी की सारी चीजों को यहीं पे एड अप कर दिया है, यहाँ समराइज किया है। डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें जरा, तो हमारे पास इस तरह का एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये रिएक्शन, ये इक्वेशन आपके सामने है कि, और कहता है दिस रिएक्शन विल शोज नंबर 1 एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बीटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चार्ली एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये रिएक्शन के लिए भी है, फॉर्मेशन के लिए भी है और कंबशन के लिए भी है। डियर स्टूडेंट, अगर कोई कहे कि ये एक इक्वेशन आपके सामने है, तो अब बताओ यहां मैं क्या लिखूं, यानी ये कौन सा एंथैल्पी, कौन सी है, कौन सी एंथैल्पी है ये। तो देखें, रिएक्शन तो हो नहीं सकता। आप यहां देखें, एक एलिमेंट के एक मोल से क्या बना रहे हैं, 1 मोल गैसियस एटम बना रहे हैं। तो 1 मोल गैसियस एटम बनाने का प्रोसेस होता है एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज आवर राइट ऑप्शन। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज यहां से जनरेट किए जा सकते हैं, जैसा कि पिछले सालों में होते रहे। एंट्रेंस एग्जाम के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां से जनरेट होते हैं, इसलिए ये जो शीट फ्लो शीट डायग्राम है आपके लिए बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट, उससे आगे देखें, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एंथैल्पी मेजरमेंट्स। अब डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी की मेजरमेंट जब करेंगे तो प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है या तो वो डायरेक्ट प्रोसेस होगा या इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा, इसलिए या डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे या इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम मतलब प्रोसेसेस जो डायरेक्टली हो जाते हैं, उन तमाम के एंथैल्पीज को मालूम करने के लिए हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी। अब यहां अगर देखें तो एक बात यहां से ये पूछ ली जाती है कि 1 कैलोरी जो है वो किसके बराबर है। तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4.184 जूल इसके बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत दफा पूछा गया है, अभी आपसे घुमा फिरा के यूं भी पूछ सकता है कि 1 जूल इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट अब देखें ये जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड 4.184, यहाँ देखें 4.184, लेकिन अब जवाब के साथ यहाँ क्या आएगा, यूनिट कैलोरी। तो इस तरह से ही घुमा फिरा के चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है तो उस वक्त जरा अच्छे तरीके से अटेंटिव होके और मतलब जो है कि पूरा फोकस करके आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि उसी के अंदर आप कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट देखें, अगर डियर स्टूडेंट कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो 2 तरह के कैलोरीमीटर्स हैं, एक है ग्लास कैलोरीमीटर और एक क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, एंथैल्पी को मेजर करते हैं किसके जरिए से, मैस, स्पेसिफिक हीट और आपके पास जो है डेल्टा टी के जरिए से। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। आप यहाँ किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम या ग्राम, आपके पास ये आप यूनिट क्या लिख सकते हैं इसके, ये हो सकते हैं किलो जूल, ठीक है, पर केल्विन, और क्या होगा पर ग्राम, ये आपके पास इसका यूनिट होगा। और अगर यहाँ पे बात करें डियर स्टूडेंट हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, यहाँ पे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन मालूम करते हैं किसके लिए, खासतौर पे ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए। यहाँ आप क्या करते हैं, प्लेटिनम क्रूसिबल के ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल रखते हैं जो कि वेड होता है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करते हैं, इग्निशन कॉइल को हम ऑन करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है जो कि 20 ATM तक हमने रखी होती है। स्टील का बॉम्ब होता है जो कि उसके अंदर स्टील कंटेनर बॉम्ब लाइक बॉडी होती है उसकी, उसको हमने इमर्स किया होता है वाटर के अंदर। एक और बात जरा गौर से सुन लें, यहाँ पे प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना रखा जाता है, 20 ATM। कितना, 20 ATM। इट्स एन इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इग्निशन कॉइल को जलाते हैं, इसको सबको मतलब जब इग्निशन कॉइल को जलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंबशन शो करेगा, उससे हीट एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। स्टील की जो इंटरनल लाइनिंग है वो की होती है एनामल से, ताकि प्रिवेंशन की जा सके कोरियन की, बाहर भी अंदर भी। उसको फिर पुट कर दिया जाता है वाटर के अंदर, और ताकि वाटर जो है क्या कर सके, हीट को एब्जॉर्ब कर सके, और वहां से थर्मोमीटर के जरिए से जो टेम्परेचर चेंजेस हैं बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन वो मालूम की जाती हैं। इस तरह से यहाँ जो यूनिट, यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है डियर स्टूडेंट Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
needed to raise the temperature of substance up to 1 Kelvin। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो यूनिट्स होंगे हम कहेंगे क्या भला, किलो जूल पर मोल कह सकते हैं, ठीक है, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हैं, पर मोल, और क्या होगा, पर केल्विन। तो इस तरह से डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास था डायरेक्ट मेथड, जिसके जरिए से हमने क्या किया, इनको जो इंथैल्पी चेंजेस हैं जो कि किसी रिएक्शन के दौरान आती हैं उनको हमने मेजर किया। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या है, हेसेस लॉ ये है कि एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रहा है चाहे एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, जितने मर्जी सेवरल डिफरेंट रूट से हो रहा है, जो इंथैल्पी चेंजेस हैं वो क्या रहती हैं, सेम। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पास जो है, जो बोर्न-हैबर साइकिल है वो यूज करते हैं। बोर्न-हैबर साइकिल क्या है डियर स्टूडेंट, ये असल में लेटेस्ट एंथैल्पीज कैलकुलेट करने के लिए है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। एम पॉजिटिव एक्स नेगेटिव नेचर के कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए लेटेस्ट एंथैल्पीज मालूम करने के लिए। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से कंपाउंड्स की एंथैल्पीज मालूम की जाती है, सुन लें। B2O3 जो कि डायरेक्ट नहीं बनता, Al2O3 जो कि डायरेक्ट नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डायरेक्ट नहीं बनता, लेटेस्ट एंथैल्पीज जो कि डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, उनके लिए हम कैलोरीमीटर के बजाय हेसेस लॉ या बोर्न-हैबर साइकिल इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 22, जो कि चैप्टर नंबर 7 के मतलब रिगार्डिंग था, फिजिकल केमिस्ट्री से मतलब रिलेटेड था। मैंने इसको समराइज किया, इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।